गुड इवनिंग सभी को। सेवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के टारगेट बैच का चौथे दिन में है। तो आज हम डे 4 का टारगेट देखेंगे क्या क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपने कल का सारा टारगेट पूरा कर लिया होगा। जो आपको होमवर्क दिया गया था वो आपने पूरा कर लिया होगा। आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया होगा और उसमें जो जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा। और बीच बीच में रिवीजन करते रहिए, इसलिए हम थोड़ा कम कम सिलेबस दे रहे हैं। और आपको चिंता नहीं करना है कि इतना सिलेबस से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चल करते रहिए और मेन है रिवीजन पर ध्यान दीजिए। तो आज हम इतिहास में देखेंगे। हम मौर्य वंश पढ़ चुके थे, मौर्य साम्राज्य पढ़ चुके थे, गुप्त साम्राज्य पढ़ चुके थे। बीच के दो साम्राज्य छूटे हुए थे, आज हम उनको देखेंगे। पहला है ब्राह्मण साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद आप जानते हैं कि शुंग वंश आया और कर्ण वंश आया। मौर्य वंश के बाद शुंग और कर्ण वंश आया, ये आप जानते हैं। तो हमें उसमें छोटा टॉपिक है, कुछ कुछ राजा हुए हैं उन्हें देखना है और इसके बारे में समझना है, क्योंकि यह एक ब्राह्मण साम्राज्य था। तो ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। सॉरी, ब्राह्मण वंश में शुंग साम्राज्य के या शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग माने जाते हैं। ये शुंग वंश कहलाता है। इन्होंने मिनांडर को हराया था। जब ये सम्राट बने तो इन्होंने मिनांडर को हराया, अश्वमेध यज्ञ किए। और अश्वमेध यज्ञ कहीं कहीं 2 बार करने का वर्णन आता है, कहीं कहीं 1 बार करने का वर्णन आता है, लेकिन आप जनरली मानकर चलिए कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अपनी राजधानी विदिशा को बनाई। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। आपको क्या देखना है, ब्राह्मण वंश में 2 वंश आते हैं, शुंग वंश और कर्ण वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, विदिशा को अपनी राजधानी बनाई। शुंग वंश का अंतिम साम्राज्य देवभूति था और इन्होंने मिनांडर को हराया, जिसे मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, जिसे मिलिंद पन्हो नामक किताब बना है। 2 अश्वमेध यज्ञ किए। और बाकी डिटेल आपके बुक में, आप लूसेंट या क्राउन जो भी फॉलो कर रहे हैं उसमें दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। देवभूति एक नामक सम्राट की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की वसुदेव ने। और वह कर्ण वंश का अंतिम सम्राट सुशर्मा हुआ। आपने क्या पढ़ा ब्राह्मण वंश में? पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की, मिनांडर को पराजित किया, अश्वमेध यज्ञ किए, विदिशा को राजधानी बनाई, अंतिम सम्राट देवभूति हुआ। और देवभूति की हत्या वसुदेव ने की। वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की और कर्ण वंश का अंतिम सम्राट सुशर्मा हुआ। बाकी डिटेल आप बुक में पढ़ लेंगे। मैंने क्या क्या पढ़ना है ये आपको बता दिया। उसके बाद भारत में आए यवन राज्य। तो यवन राज्य मुख्य रूप से यवन आक्रमणों को कहा जाता है। जब भारत में यवन आक्रमण हुए उन्हें हम यवन राज्य के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से 4 हैं। और उनके आक्रमण का क्रम भी यही है। सबसे पहले आक्रमण किए यूनानियों ने, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए, उसके बाद चौथे नंबर पर कुषाण आए। आपका वो दिया हुआ, आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसी में एक चैप्टर है भारत के यवन साम्राज्य, उसमें चारों का थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया हुआ। उसके बाद शक राजा के बारे में अलग से थोड़ी सी जानकारी दी गई है और कुषाण सम्राट के बारे में अलग से जानकारी दी गई है। कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने की और इसके एक महानतम शासक में कनिष्क को गिना जाता है। कनिष्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने शक संवत की शुरुआत की है 78 एडी में। कनिष्क ने 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि उस बार ये उसी वर्ष शकों पर विजय प्राप्त किया, उसी के उपलक्ष्य में शक संवत की उपलब्धि की। और आप कनिष्क के बारे में जानते हैं कि कनिष्क के राज दरबार में चरक नामक आयुर्वेद के ज्ञाता रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। कनिष्क के कार्यकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगति कराने का श्रेय भी किसी को जाता है? कनिष्क को। और आप जानते हैं कि सिल्क मार्ग पर भी कनिष्क का शासन था और कंट्रोल था, इसलिए हम कनिष्क को इंपॉर्टेंट दे करके पढ़ते हैं। तो हमको हिंदी यूनानी भी पढ़ना है, शक भी पढ़ना है, पहलव भी पढ़ना है और कुषाण भी पढ़ना है। हाँ, यहाँ एक बात और है। यहाँ पर लोग पहलव और पल्लव में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहलव अलग है
अब पल्लव अलग है। पल्लव जब हम पढ़ते हैं तो चोल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश वो आप पढ़ते हैं दक्षिण भारतीय इतिहास के तौर पर, जो कि हम बाद में देखेंगे। यहाँ जो है ये पल्लव यवन शासकों की काउंटिंग में आते हैं, इसे हम देखेंगे। अब उसके बाद आता है पुष्यभूति वंश, जिसे कुछ लोग पुष्यभूति वंश कहते हैं, क्योंकि इसका स्थापना पुष्यभूति वर्धन नामक सम्राट ने किया। तो पुष्यभूति नामक व्यक्ति के स्थापना के कारण इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, जबकि उसकी जाति या उसके वंश का नाम वर्धन वंश था। तो हम इसे दोनों नामों से जान सकते हैं, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम पुष्यभूति था और उसके वंश का नाम वर्धन वंश था। और पुष्यभूति वंश में सबसे महानतम जो राजा हुआ वो हर्षवर्धन हुआ। यहाँ हर्ष लिखते हैं लेकिन इसको पूरा नाम हर्षवर्धन कहा जाता है, जो कि अपनी राजधानी थानेश्वर में स्थापित किया। वह 606 ईस्वी में पुष्यभूति वंश की गद्दी पर बैठा। आप जानते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेन-सांग ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में ही भारत आया था। और हर्षवर्धन के बारे में आप जानते हैं कि कुंभ को स्टार्ट करने का श्रेय इसी को जाता है। इसने और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वर्धन वंश के और मुख्य रूप से अगर गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य को छोड़ दिया जाए तो ये एक महानतम शासकों में गिना जाता है। 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और कुंभ स्टार्ट करने का श्रेय जाता है। और यह पुलकेशिन द्वितीय नामक सम्राट से एक बार युद्ध में हार गया था। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, अभी हम इतना ही देखते हैं। अब आते हैं भारत के भूगोल पर। तो जब हम भारत के भूगोल देखते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में सिंचाई। आप जानते हैं सिंचाई के बहुत सारे माध्यम हैं, जिसमें क्या कहता है बहुत सारी योजनाएं चलती है। तो भारत में सिंचाई के प्रकार को समझेंगे। तो भारत में सिंचाई के प्रकार को समझने से पहले हमें यहाँ सिंचाई के आकार के तौर पर हमें इसे बांटना होगा। तो भारत में जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं चलती है उसे हम लगभग 3 भागों में बांटते हैं: बृहद परियोजना, मध्यम परियोजना और लघु परियोजना। हम पहले तीनों परियोजनाओं को आकार के हिसाब से समझेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से लगभग साल भर पहले मैं सिंचाई विभाग में ही कार्यरत था। अभी मैं वहां कार्यरत नहीं हूँ। खैर ये बात हटाइए। आपको समझिए कि बृहद परियोजना, मध्यम परियोजना और लघु परियोजनाओं में जब हम बांटते हैं उसके बाद हम इसको देखते हैं कि सिंचाई के साधन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सिंचाई के साधन के प्रकार और सिंचित भाग, मतलब किस प्रकार की सिंचाई से कितने भाग सिंचित है। जैसे नलकूपों से सिंचाई में कितना भाग सिंचित है, नहरों द्वारा कितने भाग में सिंचाई की जाती है, डैम बनाया जाता है सिंचाई के लिए जिसे हम जलाशय भी कहते हैं, जलाशय योजना भी है। जैसे मैं जहां कार्यरत था उसका नाम था दुर्गावती बायां तट नहर परियोजना, जो कि दुर्गावती जलाशय पर स्थित था कैमूर जिले में। तो इस प्रकार सिंचाई के प्रकार को हम डिसाइड करते हैं और हम ये फिर देखते हैं कि किस प्रकार की सिंचाई में कौन सा राज्य अव्वल है, मतलब किस राज्य में किस प्रकार की सिंचाई होती है। जैसे आप जानते हैं कि नलकूपों की सिंचाई में तमिलनाडु का स्थान प्रमुख है। नलकूपों की सिंचाई में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार की सिंचाई में कौन सा राज्य किस स्थान पर है। और इसमें थोड़ा सा डाटा है जो आपको याद करना है। आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे और 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं भारत में खनिज संसाधन। थोड़ा सा ओवर राइट हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। खनिज संसाधन, तो खनिज संसाधन आप जानते हैं कि वैसे संसाधन जिसका हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसे जमीन के भूमि से निकाला जाता है, उसे हम प्रायः खनिज कहते हैं। तो खनिज संसाधनों में पेट्रोलियम, कोयला, लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक और भी बहुत सारी चीजें आती है, हीरा। ये सारी चीजें जब आती है तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम का कितने प्रतिशत भारत में आयात होता है, कितने प्रतिशत हम स्वनिर्भर हैं। कोयला में कौन सा राज्य अव्वल है। जैसे हम जानते हैं कोयला में उड़ीसा और झारखंड ये सब का प्रमुख स्थान आता है। लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा राज्य का कौन सा स्थान है, कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादित करता है। और साथ में ये भी देखेंगे कि पेट्रोलियम के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान कौन सा है। यही चीज देखेंगे, कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान, लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ये सारी चीजें हम डिटेल वाइज देखेंगे कि किस चीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है
और भारत में कौन सा राज्य उसके उत्पादन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसका एक डाटा आपको लूसेंट में दिया हुआ है, क्राउन में भी दिया हुआ, आप उसको जाकर के देख लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे याद करने का, हो जाता अच्छी बात है, नहीं होता आप ऑप्शन देख करके मार देंगे, ज़्यादा इसके लिए हेडेक लेने का काम नहीं है। अब हम करंट अफेयर्स में आज बस 4 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है 2023-24 में कौन कौन से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से समझौते हुए, उसमें भारत की भूमिका क्या है, और भारत में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते किए गए दूसरों देशों के साथ। इसका पूरा डिटेल आपके स्पीडी बुक में दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं आप अब तक खरीद लिए होंगे जब फॉलो कर रहे हैं तो। उसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो उसका थीम क्या था, उसका मुख्य विषय क्या था, कौन कौन से देश प्रमुख भूमिका में थे, उसका आयोजन कहाँ हुआ, ये सारे डिटेल हम देखेंगे। और उसके बाद जब हम और डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें भारत की भूमिका क्या रही, और उन सम्मेलनों के माध्यम से कौन कौन से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, ये कोरिलेट कर जाएगा, आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संग्रह में जब हम जाते हैं तो हमने पहले दिन जनवरी आधा किया था, दूसरे दिन जनवरी का पूरा भाग किया था, तीसरे दिन पूरा फरवरी किया था। आज हम मार्च का आधा हिस्सा देखेंगे, मतलब मंथ वाइज आपका जो दिया हुआ, जैसे 1 मार्च को ये घटना घटी, 2 मार्च को ये घटना घटी, ऐसे करके आपके स्पीडी में दिया हुआ है। उसमें हम मार्च के आधे भाग को देखेंगे, बाकी आधे भाग को कल देखेंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हम 150 तक देख चुके थे, और आज हम 151 से लेकर के 200 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। और इसमें मैं आपको बार बार कहता हूं, आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, सीधा पीछे जाना है, आंसर देखना है, टिक मारना है, आगे आकर के आपको रट जाना है बस। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, खुद ब खुद याद हो जाएगा, 3 बार पढ़िए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और बीच बीच में सप्ताह में 1 दिन आप इसको रिवीजन कर लेंगे, और पुरानी चीजों को भी रिवीजन कर लेंगे। और जब आप प्रैक्टिस देखेंगे, जब प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और जो प्रश्न आ रहे हैं कहीं वो तो आपका गलत नहीं हो रहा। अगर वो आपका गलत हो रहा है तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है। इस प्रकार आप फॉलो कीजिए। आज का होमवर्क देख लीजिए। आज का होमवर्क, इतिहास में 3 भाग, ब्राह्मण वंश, भारत में यवन राज्य, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश, जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, भारत की सिंचाई योजनाएं, योजनाओं के प्रकार, कौन से राज्य उसमें अव्वल है, खनिज संसाधन मतलब पेट्रोलियम, कोयला, लौह, कौन से राज्य इसका उत्पादन मुख्य रूप से करते हैं, भारत में इसके उत्पादन में कितना प्रतिशत हिस्सा है, कितना प्रतिशत चीजें हम निर्यात करते हैं, कितना प्रतिशत चीजें आयात करते हैं, निर्यात में भारत का योगदान कितना है, भारत की रैंकिंग कितनी है। ये सारी चीजें जब हम देखेंगे, उसके हम करंट अफेयर्स में देखेंगे 2023 से 24 में समझौता ज्ञापन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रश्नोत्तर संग्रह, मार्च का आधा आपको देखना है, और टाइम बचे तो जनवरी फरवरी वाला रिवीजन कर जाना है। एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 151 से लेकर के 200 तक टिक मार करके रट जाना है। इसी तरह SSC GD निकालने के लिए सेवाज क्लासेस को फॉलो करिए, और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। मैथ रीजनिंग के लिए सन्नी सर को फॉलो कीजिए। थैंक यू।